तो हमने अभी तक लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस को डिराइव किया है और उनकी मैट्रिक्स फॉर्म को देखा है। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं एक ऐसा पैरामीटर इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ जिसके अंदर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं वो बहुत ही डिज़ायरेबल फॉर्म लेती हैं। और इसके अलावा हमें एक बहुत नॉन ट्रिवियल सी कॉरेस्पॉन्डेंस दिखेगी स्पेस डायरेक्शंस और टाइम डायरेक्शंस के अंदर उस पर्टिकुलर पैरामीटर के की वजह से। तो उस पैरामीटर का नाम है रेपिडिटी। सो हम ये जानते हैं कि जो वेलोसिटी है स्पेशल रिलेटिविटी के अंदर, इसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, ये c से छोटी हो सकती है या उसकी इक्वल हो सकती है, और नेगेटिव c से बड़ी हो सकती है या उसकी इक्वल हो सकती है, राइट। सो इसका मतलब ये है कि जो v ओवर c है वो -1 और 1 के बीच में हो सकता है। सो रेपिडिटी जो होगा वो दरअसल एक फंक्शन होगा v ओवर c का। आप ये कह सकते हो कि रेपिडिटी जो है वो v ओवर c का फंक्शन है, या फिर आप ये कह सकते हो कि v ओवर c जो है वो रेपिडिटी का एक फंक्शन होगा। लेकिन जो क्वालिटी चाहते हैं हम कि रेपिडिटी के पास हो, वेल एक्चुअली दो क्वालिटीज़ चाहते हैं। दूसरी क्वालिटी क्या होगी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी रेपिडिटी की, वो मैं बाद में बात करूँगा उसकी। लेकिन एक प्रॉपर्टी जो हम चाहते हैं रेपिडिटी के पास हो वो ये है कि रेपिडिटी जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हो सके। इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है रियल नंबर्स के अंदर। इसका मतलब ये है कि अगर मैं प्लॉट करूं v ओवर c को एज अ फंक्शन ऑफ ईटा, जिसको रेपिडिटी कहते हैं हम, तो ऑब्वियसली जो v ओवर c है वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। और जो रेपिडिटी है वो चूँकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हो सकता है, तो एक पर्टिकुलर फॉर्म जो, और एक और बात हम ये चाहते हैं कि पॉजिटिव रेपिडिटी जो है वो पॉजिटिव वेलोसिटी को कॉरेस्पॉन्ड करे, और जो नेगेटिव रेपिडिटी है वो नेगेटिव वेलोसिटी को कॉरेस्पॉन्ड करे। तो जो v ओवर c है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है। तो हम चाहते हैं कि v ओवर c जब 1 हो तो रेपिडिटी जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करे। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक दिस। और हम ये भी चाहते हैं कि जब जब v ओवर c ज़ीरो हो तो रेपिडिटी भी ज़ीरो हो, क्योंकि रेपिडिटी इन अ सेंस वेलोसिटी को ही कॉरेस्पॉन्ड करता है। अगर वेलोसिटी नॉन ज़ीरो सॉरी अगर वेलोसिटी ज़ीरो हो तो रेपिडिटी को नॉन ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ओके, सो इसकी फॉर्म कुछ इस तरह से होनी चाहिए, राइट। हम अच्छे से जानते हैं कि एक ऐसा फंक्शन मौजूद है जिसकी फॉर्म एग्जैक्टली ऐसी ही होती है। और वो फंक्शन कुछ यूँ है कि अगर हम ये चुन लें कि v ओवर c जो है वो हाइपरबॉलिक टेन ऑफ रेपिडिटी है, तो ये हम जानते हैं कि तमाम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं। बिकॉज जब रेपिडिटी इन्फिनिटी को अप्रोच करती है तो v ओवर c जो है वो 1 को अप्रोच करता है, और जब रेपिडिटी नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करती है तो v ओवर c जो है वो -1 को अप्रोच करता है, राइट। तो हमारे पास एक ऐसा पैरामीटर आ चुका है जो कि नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। तो ये दरअसल डेफिनेशन है रेपिडिटी की, राइट, कि v ओवर c इज जस्ट हाइपरबॉलिक टेन ऑफ रेपिडिटी। अब इस रेपिडिटी की कई डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं। जो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है रेपिडिटी की जो मैं समझता हूँ, बल्कि एक अच्छी प्रॉपर्टी जो मैं समझता हूँ कि है, वो दरअसल ये है कि हमें ये याद करने की ज़रूरत है कि कुछ वीडियोस पहले जब हम वेलोसिटी एडिशन फार्मूला की बात कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि सपोज़ करो कि एक रेफरेंस फ्रेम है एस, और इसके अंदर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जिसकी जो वेलोसिटी है वो u है x डायरेक्शन में। और सपोज़ करो कि एक और रेफरेंस फ्रेम है s प्राइम, और इसकी जो वेलोसिटी s के रिलेटिव है वो v है। तो हमने ये देखा था कि जो इसी चीज़ की जो वेलोसिटी होगी s प्राइम फ्रेम में जो कि u प्राइम है वो रिलेटेड है u माइनस वी, लेकिन ये न्यूटोनियन फिज़िक्स में है, राइट। हमने ये देखा था कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में ये रिलेशन जो है ये कुछ इस तरह से है, राइट। सो ये रिलेटिविटी में है। तो इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटीज़ है वो सिंपली ऐड या माइनस नहीं हुआ करती हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में। लेकिन अगर वेलोसिटीज़ सिंपली ऐड या माइनस नहीं होती हैं तो ये आई थिंक काफ़ी ये मसले खड़े कर सकता है। इसका मतलब ये होगा कि सक्सेसिव लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस में वेलोसिटी सिंपली ऐड नहीं होंगी। अब होगा ये कि अगर आप अभी थोड़ा प्रीमेच्योर लग सकता है ये, लेकिन जब आप कुछ ऐसी फील्ड स्टडी करते हो जैसे कि क्वांटम फील्ड थ्योरी वगैरह, जहाँ पे आपको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस की इन्फिनिटेसिमल फॉर्म लिखनी होती है। इन्फिनिटेसिमल फॉर्म का मतलब ये होता है कि अगर हम हल्की सी वेलोसिटी कंसिडर करें एस प्राइम फ्रेम की, एस के रिलेटिव, यानी कि अगर बी बहुत छोटा हो, तो
इस फॉर्म में हम चाहते हैं कि जो पैरामीटर जो कि पैरामीटराइज कर रहा है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस को वो सिंपली ऐड अप हो, लेकिन हम जानते हैं कि वेलोसिटी ऐसा नहीं करती है। लेकिन हम ये एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर हम ये सेकंड वाला फार्मूला लें जो कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में ठीक है, और इसको अगर हम इस फॉर्म में इस तरह लिखें कि हम इसको दोनों साइड पे डिवाइड कर दें c से, तो ये कुछ यूँ बनता है, और ये डिनोमिनेटर को मैं यूँ लिख सकता हूँ, राइट। और हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक से ज़्यादा वेलोसिटीज़ हैं, तो अब हम रैपिडिटी को एक आर्ग्यूमेंट भी देंगे। तो फॉर एग्जांपल u/c जो है उसको हम इसको हम लिखेंगे टेन हाइपरबॉलिक ऑफ रैपिडिटी ऑफ u प्राइम ओवर c जो है इसको हम लिखेंगे टेन हाइपरबॉलिक रैपिडिटी ऑफ u प्राइम, और v/c जो है इसको हम लिखेंगे टेन हाइपरबॉलिक ऑफ रैपिडिटी ऑफ v, राइट। तो अगर हम ये सब्सटीट्यूशंस करें, तीनों की तीनों सब्सटीट्यूशंस इस इक्वेशन के अंदर, तो हमें कुछ यूँ मिलता है कि टेन हाइपरबॉलिक ऑफ रैपिडिटी ऑफ u प्राइम is equal to tan hyperbolic of rapidity of u minus tan hyperbolic of rapidity of v divided by 1 minus tan hyperbolic of rapidity of u multiplied by tan hyperbolic of rapidity of v। लेकिन अगर आपको एक आइडेंटिटीज याद हो हाइपरबॉलिक फंक्शंस की, तो ये जो चीज़ है ये कुछ भी नहीं है सिवाय टेन हाइपरबॉलिक ऑफ रैपिडिटी ऑफ u माइनस टेन हाइपरबॉलिक ऑफ रैपिडिटी ऑफ v। इसका मतलब है कि ये दोनों चीज़ें अगर इक्वल हैं, इसका ये मतलब है कि टेन हाइपरबॉलिक ऑफ रैपिडिटी ऑफ u प्राइम इज सिंपली टेन हाइपरबॉलिक ऑफ रैपिडिटी ऑफ u माइनस रैपिडिटी ऑफ v। और चूँकि टेन हाइपरबॉलिक जो है वो 1-to-1 फंक्शन है, जैसे कि हमने देखा है यहाँ पे ये 1-to-1 फंक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि रैपिडिटी ऑफ u प्राइम इज़ रैपिडिटी ऑफ u माइनस रैपिडिटी ऑफ v। तो हम देख सकते हैं कि जो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है इसमें रैपिडिटी उस तरह एक्ट करती है जिस तरह न्यूटोनियन मैकेनिक्स में वेलोसिटी एक्ट करती है। हमने ये देखा था कि इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स u प्राइम इज इक्वल टू u माइनस v, लेकिन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में अगर आप इनको रैपिडिटी से रिप्लेस कर दो इनकी, तो ये रिलेशन अभी भी ठीक है। और हम ये देख सकते हैं कि ये रिलेशन ये जो रैपिडिटीज़ वाला रिलेशन है, इससे हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स वाला रिलेशन बिल्कुल डिराइव कर सकते हैं। वो इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हम रैपिडिटी की डेफिनेशन देखें तो वो है v/c इस टेन हाइपरबॉलिक ऑफ रैपिडिटी। मैं अब जनरल किसी भी वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। अगर v बहुत छोटा है c से, इसका ये मतलब है कि अगर मैं इसका मतलब ये है कि टेन हाइपरबॉलिक ऑफ रैपिडिटी भी बहुत छोटा है 1 से, राइट। सो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ टेन हाइपरबॉलिक को इन पावर्स ऑफ ईटा, तो ये बनेगा ईटा प्लस हायर पावर्स। इसका मतलब ये है कि इफ़ v इज़ मच लेस देन c, टेन हाइपरबॉलिक ऑफ ईटा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ईटा, और जिसका ये मतलब है कि आप v की जगह c इंटू ईटा लिख सकते हो, राइट। तो अगर ये रिलेशन ठीक है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अंदर, और ये सारी वेलोसिटीज़ अगर बहुत छोटी हैं लाइट से, तो आप इन सब की जगह ये लिख सकते हो, बल्कि मुझे इस तरह लिखना चाहिए ईटा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू v/c। तो इसको आप यूँ लिख सकते हो u/c इज़ इक्वल टू u/c माइनस v/c if all these velocities u prime u and v are much less than c। और फिर इससे हम देख सकते हो कि u प्राइम इज़ u माइनस v, जो कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स वाला रिजल्ट है। इसका मतलब ये है कि जो रिलेटिविटी से हमें रिजल्ट मिल रहा है वो कॉरिस्पॉन्ड करता है न्यूटोनियन मैकेनिक्स वाले रिजल्ट को, जो कि जिसको करना चाहिए, ऑब्वियसली इसको कॉरिस्पॉन्ड करना चाहिए, वरना कोई प्रॉब्लम है रिलेटिविटी के अंदर। रैपिडिटी की इस प्रॉपर्टी को स्टडी करने के बाद अब हम एक और काम करते हैं, हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस को रैपिडिटी की टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमें किस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं। सो LT का मतलब है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस। अब हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस को लिखते हैं, जो कि हमें पता है, हमने डेराइव की थी लास्ट वीडियोस के अंदर। लेकिन हम एक और काम करेंगे कि हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस को x1, x2, x3 और x0 के टर्म्स में लिखेंगे।
तो मैं एक रिवीजन के तौर पे आपको बताता हूँ कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस थी क्या। तो वो ये थी कि गैमा माइनस सॉरी वी टी, लेकिन इसको मैंने कहा था कि x को अगर मैं कहूँ x1 तो इसको मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ x1 प्राइम इज़ इक्वल टू, और एक और बात ये कि जो c टाइम्स t है इसको मैं अगर x0 लिखूँ, ये मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया था, तो अब इसको लिख सकते हो x1 माइनस बीटा टाइम्स x0 वेयर बीटा इज़ v ओवर c, राइट। और इसी तरीके से जो टाइम वाली लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी एक्स वी ओवर सी स्क्वायर, इसको भी आप यही वाली दो आइडेंटिफिकेशंस के साथ लिख सकते हो इस तरीके से कि एक्स नॉट प्राइम इज़ गैमा टाइम्स एक्स नॉट माइनस बीटा एक्स वन, राइट। सो ये दो लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशंस हैं जो कि एक्स नॉट और एक्स वन की टर्म्स में लिखी हुई हैं। वाई और जेड वाली ट्रांसफॉर्मेशंस तो ट्रिवियल हैं, दे आर एक्स टू इज इक्वल टू एक्स टू प्राइम सॉरी x3 प्राइम इज इक्वल टू x3 वेयर x2 जो है वो हमने y को नाम दिया हुआ है और x3 जो है ये हमने z को नाम दिया हुआ है। अच्छा, अब ये जो ट्रिवियल लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है इनके ऊपर हम ध्यान बिल्कुल भी नहीं देंगे अभी, और अभी हम सिर्फ ध्यान देंगे x0 और x1 की लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। सो को दोबारा लिखते हैं, x0 इज इक्वल टू गैमा टाइम्स x0 माइनस बीटा x1 प्राइम इज इक्वल टू गैमा टाइम्स x1 माइनस बीटा x0। अब हमें ये पता है कि रेपिडिटी की डेफिनेशन क्या है, हमें ये पता है कि v ओवर c यानी कि बीटा, मैं बीटा लिख सकता हूँ इसको, v ओवर c इज़ बीटा एंड दैट्स इक्वल टू टेन हाइपरबॉलिक ऑफ रेपिडिटी, राइट। सो इसका ये मतलब है कि जो गैमा है जिसकी डेफिनेशन है 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ये इक्वल है 1 माइनस टेन हाइपरबॉलिक ईटा के इक्वल है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये इक्वल है 1 माइनस सीकेंट हाइपरबॉलिक, क्योंकि मैंने ये आइडेंटिटी यूज़ की है कि सीकेंट हाइपरबॉलिक ऑफ ईटा इज़ 1 माइनस टेन हाइपरबॉलिक ऑफ ईटा, और फिर इसको मैं लिख सकता हूँ कॉश ईटा के, राइट। सो इसका ये मतलब है कि जो बीटा है वो सिंपली टेन हाइपरबॉलिक ऑफ ईटा है, और जो गैमा है दैट्स कॉश हाइपरबॉलिक ऑफ ईटा। सो इसका ये मतलब है कि जो गैमा टाइम्स बीटा है दैट्स नथिंग बट साइन हाइपरबॉलिक ऑफ ईटा। सो अब हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को लिखते हैं ये फार्मूलाज यूज़ करके। सो एक्स नॉट प्राइम इज़ गैमा टाइम्स एक्स नॉट, अब मैं इसको एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ, माइनस गैमा बीटा एक्स वन, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉश ईटा एक्स नॉट टाइम्स एक्स नॉट, बल्कि इस तरह लिख लेते हैं कॉश ईटा टाइम्स एक्स नॉट माइनस साइन हाइपरबॉलिक ईटा एक्स वन। इसी तरीके से जो एक्स वन है उसको मैं स्टेप से एक स्टेप छोड़ रहा हूँ इसमें, लेकिन एग्जैक्टली इस तरह ही लिख सकते हो आप इसको, इट्स कॉश हाइपरबॉलिक ऑफ एक्स वन माइनस साइन हाइपरबॉलिक ईटा ऑफ एक्स नॉट। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूँ, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में भी लिख के दिखाया था मैट्रिक्स फॉर्म में। सो आप इस तरह लिख सकते हो कि एक्स नॉट प्राइम एक्स वन प्राइम यस इट्स इक्वल टू कॉश हाइपरबॉलिक ईटा माइनस साइन हाइपरबॉलिक ईटा माइनस साइन हाइपरबॉलिक ईटा कॉस हाइपरबॉलिक ईटा मल्टीप्लाइड बाय एक्स नॉट एंड एक्स वन। सो ये वो मैट्रिक्स इक्वेशन है जो कि एक्स नॉट और एक्स वन की ट्रांसफॉर्मेशंस को दिखाती है। अब ये मैट्रिक्स फॉर्म जो है ये एक और पर्टिकुलर तरह की फॉर्म को बिल्कुल कॉरिस्पॉन्ड करती है। सो अब ये मैट्रिक्स फॉर्म जो है ये एक और तरह की मैट्रिक्स फॉर्म की याद दिलाती है हमें। वो मैट्रिक्स फॉर्म क्या है? वो है टू डायमेंशंस में रोटेशंस। अब उनका मैट्रिक्स क्या है उसको हम डिराइव कर सकते हैं बहुत सिंपली। सो सपोज़ करें कि हमारे पास टू डायमेंशनल स्पेस है, राइट, और इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं कह देता हूँ ए एंड बी फॉर एग्जांपल, बल्कि ए को मैं नीचे लिखना चाहूँगा, तो ए एंड बी, राइट। सो
इसमें हम ये अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई वेक्टर है, वेक्टर सपोज आर्बिट्ररी वेक्टर या फिर आर्बिट्ररी पॉइंट, वेक्टर होना ज़रूरी नहीं है। सो ये किसी वेक्टर पे किसी वेक्टर पे मैप होता है अंडर अ रोटेशन विद एन एंगल थीटा। तो अगर ये जो वेक्टर है इनिशियल वेक्टर, अगर इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं सपोज करें कि वो थे ए एंड बी, राइट, तो ये जो फाइनल वेक्टर है ये, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हैं ए प्राइम एंड बी प्राइम, तो टू डायमेंशनल रोटेशंस में हम ये अच्छे से जानते हैं कि जो मैट्रिक्स होता है इसके लिए वो इस तरह होता है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, सॉरी, इनटू ए एंड बी, राइट। लेकिन ये वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है। अगर मैं क्लॉकवाइज ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करूँ तो थीटा को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ माइनस थीटा से, बिकॉज वो डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है। तो उसमें थीटा को अगर मैं माइनस थीटा से रिप्लेस करूँगा तो मैट्रिक्स जो है वो यूँ बनेगा, साइन जो है वो साइन थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है क्लॉकवाइज रोटेशन का मैट्रिक्स। सो अब हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, एक ये रोटेशन वाला मैट्रिसेस और एक ऊपर जो कि एक और मैट्रिक्स है जो कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स है। सो इनमें क्या कॉरेस्पॉन्डेंस है, ये कुछ कुछ एक जैसे दिखते हैं लेकिन एग्जैक्टली एक जैसे नहीं दिखते हैं। तो हम ये बिल्कुल जो कॉरेस्पॉन्डेंस है इसको परफेक्ट कैसे बना सकते हैं? वेल, हम एक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें कुछ आइडेंटिटीज़ को रिमाइंड करने की ज़रूरत है, वो मैं लिखता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज़ कॉस ऑफ आई टाइम्स थीटा, वेयर आई इज़ इमेजिनरी यूनिट, राइट। सो इसका आंसर देने के लिए पहले मैं ये रिमाइंड करवाता हूँ अपने आप को कि कॉस थीटा जो है वो है ई पावर आई थीटा प्लस ई पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो इसका ये मतलब है कि कॉस ऑफ आई टाइम्स थीटा जो है वो होगा आई टाइम्स थीटा प्लस माइनस आई टाइम्स थीटा डिवाइडेड बाई 2, राइट। सो ये इक्वल है कॉस ऑफ सॉरी ये इक्वल है कॉश ऑफ थीटा के। वो इसलिए क्योंकि मैं एक एडिशनल स्टेप अगर करूँ यहाँ पे तो ये है माइनस थीटा प्लस थीटा डिवाइड बाय 2 और ये कुछ भी नहीं है सिवाय कॉश थीटा के। दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि ओके व्हाट इज़ साइन ऑफ आई टाइम्स थीटा। वेल अगेन आप रिमाइंड करवा सकते हो अपने आप को कि साइन ऑफ थीटा इज़ ई पावर आई टाइम्स थीटा माइनस ई पावर माइनस आई टाइम्स थीटा डिवाइडेड बाई 2i। तो ई साइन ऑफ आई टाइम्स थीटा जो होगा वो होगा ई पावर आई इंटू आई टाइम्स थीटा माइनस सॉरी यहाँ पे यह माइनस आई इंटू आई टाइम्स थीटा डिवाइडेड बाई 2i। सो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो हमारे पास बनता है ई पावर माइनस थीटा माइनस ई पावर थीटा डिवाइडेड बाई 2i और ये बनता है माइनस बल्कि आई इंटू ई पावर थीटा माइनस ई पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2, लेकिन ये कुछ भी नहीं है सिवाय साइन हाइपरबॉलिक ऑफ थीटा के। तो हमारे पास ये दो आइडेंटिटीज़ हैं कि कॉस ऑफ आई टाइम्स थीटा इज़ इक्वल टू कॉस थीटा और साइन ऑफ आई टाइम्स थीटा इज़ इक्वल टू आई टाइम्स साइन हाइपरबॉलिक थीटा। सो ये दो आइडेंटिटीज़ हम यूज़ करें अगर, और अब हम रोटेशन मैट्रिक्स को दोबारा कोट करें, सिर्फ मैट्रिक्स को, बल्कि पूरी ट्रांसफॉर्मेशन को ही कर लेते हैं। ओके, सो ये रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन है मैट्रिसेस और वेक्टर्स के साथ, सॉरी माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब हम एक काम करते हैं कि थीटा को हम इक्वल करते हैं आई टाइम्स रेपिडिटी के और देखते हैं कि क्या इससे कोई कॉरेस्पॉन्डेंस बनती है या नहीं। सो कॉस ऑफ आई टाइम्स रेपिडिटी तो है इक्वल है कॉस हाइपरबॉलिक ऑफ रेपिडिटी के, हमने अभी देखा है ऊपर, राइट। मैं ये आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा साइन ऑफ आई टाइम्स रेपिडिटी जो है वो इक्वल है आई टाइम्स साइन और हाइपरबॉलिक ऑफ रेपिडिटी। ओके, इसका ये मतलब है कि ए प्राइम और बी प्राइम जो है इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ
कॉस हाइपरबॉलिक ऑफ रेपिडिटी और माइनस आई साइन हाइपरबॉलिक ऑफ रेपिडिटी, आई साइन हाइपरबॉलिक ऑफ रेपिडिटी और कॉस हाइपरबॉलिक ऑफ रेपिडिटी। सो अब ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस है ये अभी भी टोटली सही नहीं है, बिकॉज हमारे पास यहाँ जो मैट्रिक्स था वो है कॉस हाइपरबॉलिक, ये तो नीचे आ गए हैं हमारे पास, लेकिन यहाँ पे है माइनस साइन हाइपरबॉलिक, लेकिन ऊपर हमारे पास कुछ इस तरह से है कि माइनस साइन हाइपरबॉलिक और साइन हाइपरबॉलिक। सो इसमें अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, या आई हमने किसी तरीके से ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने का तरीका ये है कि आप इस तरह से इसको ख़त्म कर सकते हो कि अगर आप इन मैट्रिक्स इक्वेशंस को एक्सपैंड करके लिखो दो इक्वेशंस के तौर पे, तो आप देख सकते हो कि ए प्राइम इज़ इक्वल टू कॉस हाइपरबॉलिक ऑफ ए माइनस आई साइन हाइपरबॉलिक ऑफ आई टाइम्स बी, बी प्राइम इज़ आई टाइम्स साइन हाइपरबॉलिक ईटा मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस कॉस हाइपरबॉलिक मल्टीप्लाइड बाय बी। अब मैं ये जो दूसरी इक्वेशन है ना, इसको यूँ भी लिख सकता हूँ कि ये जो आई है इसको मैं ए के साथ लिख देता हूँ, राइट। और जो ऊपर वाली इक्वेशन है अगर मैं इसको दोनों साइड्स पे आई से मल्टीप्लाई करूँ तो कुछ यूँ बनता है आई, और ये जो यहाँ पे आई आएगा उसको मैं ए के साथ लिखता हूँ, और यहाँ पे प्लस, राइट। सो अब आप एक चीज़ देख सकते हो कि माइनस आई और आई जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो गए, उन्होंने प्लस दे दिया है। और दूसरी बात यह है कि आप इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स को एक और तरीके से लिख सकते हो, जिस तरह मैट्रिक्स इक्वेशन लिखी जाती है कि दिस थिंग इज़ इक्वल टू कॉस हाइपरबॉलिक ईटा साइन हाइपरबॉलिक ईटा साइन हाइपरबॉलिक ईटा कॉस हाइपरबॉलिक ईटा। लेकिन अभी भी इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो ये है कि यहाँ पे माइनस साइन नहीं है। माइनस साइन इस तरह से आ सकता है कि अगर ईटा को मैं माइनस ईटा कर दूं उससे कॉस हाइपरबॉलिक पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं क्यों कर सकता हूँ ईटा को माइनस ईटा? मैं तब कर सकता हूँ अगर मैं थीटा को माइनस थीटा किसी तरीके से करूँ, और फिर ऑटोमेटिकली ईटा जो है वो माइनस ईटा हो जाएगा। लेकिन थीटा को माइनस ईटा करने का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जो मैंने ओरिजिनली ट्रांसफॉर्मेशन लिखी थी ये वाली, ये क्लॉकवाइज रोटेशंस के लिए थी। अगर मैं इसको दोबारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस के लिए लिखूँ तो थीटा जो है वो दोबारा माइनस थीटा हो जाएगा, और आपके पास यहाँ पे माइनस साइन ऊपर आ जाएगा और नीचे ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लेनी चाहिए थी। तो ये एक तरह से आप देख सकते हो कि अगर आप स्टार्ट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज से तो आपको सही आंसर मिलता, लेकिन अगर आपने क्लॉकवाइज से स्टार्ट किया, मैंने जानबूझ के क्लॉकवाइज से स्टार्ट किया ताकि हम देख सकें कि अगर आप इनिशियली गलत भी थे तो अपने आप को सही कैसे करना है, राइट। सो हर जगह आपको थीटा की जगह माइनस थीटा करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये है कि आपको ईटा को माइनस ईटा करना पड़ेगा, और आपके पास ये एग्जैक्ट वही मैट्रिक्स बनेगा यहाँ पे जो कि ओरिजिनली था लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में। मैंने यहाँ पे आई मिस किया, सॉरी। ओके, सो ये एक रोटेशन मैट्रिक्स को मैंने ट्रांसफॉर्म किया है उस मैट्रिक्स में किसी तरीके से जो कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस का मैट्रिक था। लेकिन अब आप एक चीज़ नोट करो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हुआ क्या है कि अगर आपने ये इक्विवेलेंस डेवलप करनी थी तो इसके लिए आपको ये करना पड़ा कि ये जो ए था, जो कि मैं रोटेशंस को की बात कर रहा था, तो ए और बी दोनों स्पेस डायरेक्शंस हैं, ये दोनों स्पेस डायरेक्शंस हैं, ठीक है। तो हुआ ये कि ए जो कि एक स्पेस कोऑर्डिनेट था उसको मुझे आई टाइम्स ए करना पड़ा, ठीक है। और अब अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको कंपेयर करो इस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, ये जो है, तो इसमें ये जो एक्स नॉट है ये सी टाइम्स टी है और ये टाइम डायरेक्शन है। इसका मतलब है कि मुझे आई टाइम्स ए करना पड़ा और ये टाइम डायरेक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये बहुत मज़ेदार बात है, राइट। कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को अगर आप रैपिडिटी के टर्म्स में लिखो और उसको कंपेयर करो रोटेशन मैट्रिक्स के साथ, तो पता ही लगता है कि इन दोनों में कॉरेस्पॉन्डेंस तब डेवलप हो सकती है कि अगर आप एक स्पेस डायरेक्शन को आई से मल्टीप्लाई करो, जो कि बिल्कुल ऐसा है कि आप एक स्पेस डायरेक्शन को टाइम डायरेक्शन बना दो। तो ये एक कॉरेस्पॉन्डेंस, इसको हम आगे एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें हिंट्स मिल रही हैं कि स्पेस और टाइम में इस तरह का कोई
क्या कहना चाहिए, इस तरह का एक कनेक्शन पाया जाता है कि आप स्पेस डायरेक्शन को लो और या स्पेस कोऑर्डिनेट को लो, उसको आई से मल्टीप्लाई करो तो इट सम हाउ बिहेव्स लाइक अ टाइम डायरेक्शन और टाइम कोऑर्डिनेट। एग्जैक्टली नहीं, लेकिन इसके कुछ फीचर्स हम देखेंगे कि फीचर्स क्या हैं, लेकिन वो फीचर्स जो हैं उसमें वो स्पेस डायरेक्शन को अगर आप आई से मल्टीप्लाई करो तो वो कोऑर्डिनेट कहना चाहिए, सॉरी स्पेस कोऑर्डिनेट को आप आई से मल्टीप्लाई करो तो वो टाइम कोऑर्डिनेट की तरह बिहेव करता है। सो ये एक ऑब्जर्वेशन है, इसको ये बहुत ज़रूरी ऑब्जर्वेशन है ऊपर से। स्पेस multiplied by I behaves like time. सो इस ऑब्जर्वेशन पे ऑब्जर्वेशन को यूज़ हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। सो अगली वीडियो तक बाय।